अस्सलाम वालेकुम। धरेजा एकेडमी के प्लेटफॉर्म से मिस्टर धरेजा का सलाम कबूल कीजिए। फर्स्ट ईयर एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 11 to 14 आज हम डिस्कस करेंगे। हमें फाइंड आउट करना है ए क्यूब और ए हमें गिवन है। देखिए बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले ए क्यूब से मुराद होगा ए को आपस में 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, लेकिन बैक वक्त हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने के हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हमने ए स्क्वायर फाइंड आउट करना है, यानी ए विद ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप मैट्रिक्स ए आपको गिवन है, आप मैट्रिक्स ए को मैट्रिक्स ए से ही मल्टीप्लाई करने लगेंगे। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का सबसे आसान और एक फार्मूला याद रखिएगा कि रोज़ को कॉलम से मल्टीप्लाई किया जाता है। आप फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। एक रो का मरहला गुजर गया तो फिर आप सेकंड रो की बारी आ जाएगी, इसी तरह से थर्ड रो की बारी आ जाएगी। इंतहाई आसान है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपने घबराना नहीं है। आसान तरीन तरीका है। हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपकी याद दहानी के लिए कि 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 आंसर आ गया 1, फिर 1 मल्टीप्लाइड बाय 5 आंसर आ गया 5, फिर 3 मल्टीप्लाइड बाय -2 आंसर आ गया -6। क्लियर हो गया? उसके बाद अब क्या करना है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। डेफिनेटली आपने अब थोड़ा सा गैप देना है और अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पे जाना है। 1 × 1 हो गया 1, 1 × 2 हो गया 2, 3 × -1 हो गया -3। अब आप क्या करने लगे हैं? हाँ, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे। 1 × 3 गैप देना ज़रूरी है, वक्फा बहुत ज़रूरी है। ये बात हर वक्त गवर्नमेंट कहती रहती है। 1 × 3 तो 3 आ गया, 1 × 6 तो 6 हो गया, और 3 × 3 3 are 9, लेकिन क्योंकि नेगेटिव का था लिहाजा -9 लिखने में कोई कबाहत नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं और फिर देखते हैं अब किसकी बारी है। हेलो, किसकी बारी है जी? सेकंड रो इसी तरह से इन सबसे मल्टीप्लाई होगी, तो देखते जाएं। थर्ड रो की बारी आ गई जी। ये हम ए स्क्वायर, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। हम अब इस पेज से अगले पेज पर चलते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और ए क्यूब फाइंड आउट करेंगे। ए क्यूब विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई ए। यकीनन आपको पता है। अब मैट्रिक्स ए स्क्वायर तो आप फाइंड आउट कर चुके हैं, इसको ए से मल्टीप्लाई करना है। जी, अब इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल रिजल्ट आएगा ये। और ये क्या है? ये नल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 है। आप इसे कह सकते हैं दिस इज इक्वल टू O3 एंड दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। यहां पर आप ऑब्जर्व कीजिए, मैट्रिक्स X जो है वो इस मैट्रिक्स की लेफ्ट साइड पर है और सेकंड पार्ट में X इस मैट्रिक्स की राइट साइड पर है। क्वेश्चन नंबर 12 के पार्ट नंबर 1 और 2 को सॉल्व करने के लिए 2 डिफरेंट मेथड्स हैं। आप दोनों मेथड अडॉप्ट कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगा। हमारे पास जो मैट्रिक्स ये फर्स्ट पार्ट है, इसको हम इस तरह से सॉल्व करेंगे।
ये हमारे पास इक्वेशन बन गई और हमने मैट्रिक्स x ले लिया 2x2 वाला। यहाँ स्टूडेंट सवाल कर सकते हैं कि आखिर आपको कैसे पता चला कि मैट्रिक्स x जो है वो 2x2 होगा। वो 2x3 भी हो सकता था, वो 3x2 भी हो सकता था, वो 2x1 भी हो सकता था। कैसे पता चला आपको? तो याद रखिए कि हमारे पास इन मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन में आप यहाँ पर अगर गौर करें एक बात पॉइंट, तो वो पॉइंट ये है, पॉइंट टू बी नोटेड। वो क्या पॉइंट है कि जो हमें इस वक्त गिवन है उसमें इस मैट्रिक्स का अगर ऑर्डर देखें तो ये है 2x2। क्या ऑर्डर है? 2x2, बिल्कुल ठीक। और इक्वालिटी के बाद वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 2x2, ये भी सही है। अब x का ऑर्डर क्या होना चाहिए? याद रखिए यहां पर हम x के ऑर्डर के हवाले से फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे, खाली जगह को हम पुर करेंगे और मैं आपकी मदद से ही इसे फिल करूंगा। वो कैसे? देखिए कि हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ये पढ़ चुके हैं कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड। पहले मैट्रिक्स के कॉलमों की तादाद दूसरे की कतारों की तादाद के बराबर होनी चाहिए। तो अब सेकंड मैट्रिक्स ये है, इसकी रोज कितनी है? 2। तो जो x है उसके कॉलम्स की तादाद कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। तो ये बात तो तय हो गई। इसका मतलब है कि x की कॉलम्स जो है वो तो होंगे 2। कॉलम्स का पता चल गया। रह गई बात इसकी रोज की। तो राइट हैंड साइड पे जब दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ रहा है, वो कौन सा आ रहा है? मैट्रिक्स 2x2 वाला। इसका मतलब है कि इसके अगर 2 रोज होंगी तो रिजल्टेंट जो है वो 2x2 मैट्रिक्स आएगा। लिहाजा मैट्रिक्स x की रोज कितनी होंगी? वो 2 होंगी। बात क्लियर हो गई? हमेशा याद रखिएगा, सबसे पहले सेकंड मैट्रिक्स की रोज चेक करें, फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम्स की तादाद सिमिलर होगी। ये तो हो गया। उसके बाद इसकी रोज के बारे में डिसीजन करना है तो राइट हैंड साइड पे जो मैट्रिक्स है उसकी रोज देख लें और वो यहाँ लिख दिया करें। बिल्कुल अगर हम इधर जाएंगे सेकंड पार्ट में तो यहाँ पर भी यही होगा। x जो होगा वो 2x2 वाला होगा, 2 रोज 2 कॉलम्स। हम आगे बढ़ते हैं और आप इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं। इन दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने का वो जो आम सिंपल तरीका था उसी तरह से हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे। जी नाजरीन, आप देख चुके हैं। अब ये मैट्रिक्स हमारे पास 2 से 1 बन चुका है और क्योंकि दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं, इक्वल कैसे कह सकते हैं? इक्वलिटी का सिंबल है। लिहाजा इनके मैट्रिसेस जब इक्वल होते हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होते हैं। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे क्योंकि 4 अननोन वैल्यूज हैं A B C D, तो 4 इक्वेशंस यहाँ पर बनेगी और उन चारों इक्वेशंस को आपस में हम सॉल्व करके A B C D मालूम करेंगे। हम चलते हैं अगले पेज पर। जी हमने दोनों मैट्रिसेस को कंपेयर किया और उसके बाद ये हमारे पास 4 इक्वेशंस आ गई। इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं, इसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें और ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई। 4 इक्वेशंस, 4 अननोन वेरिएबल्स A B C D 4 हैं। अब देखिए कि अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को फर्स्ट और सेकंड को आपस में सॉल्व करेंगे तो यहाँ से A और B निकलेगा। कई तरीके हैं। एक तरीका यह है कि इक्वेशन 1 या 2 में से A या B निकाल लें। जैसे मैं इक्वेशन 2 में से अगर मैं B फाइंड आउट करूं तो यकीनन B मुझे मिल रहा है 5 - 2A। आप B को यहीं रहने दें, 2A को इस तरफ ले आए तो आपके पास B की वैल्यू आप पुट कर देंगे, पुट इन 1। इसे किस में पुट कर देंगे? 1 में इसे पुट करते हैं तो देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। हमारे पास आ चुका 5A। B की वैल्यू मैं यहाँ से पुट करता हूँ और आप आसानी से आप यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन करेंगे। 5 2s are 10 और 2 2s are 4। यकीनन 5A और प्लस 4A 9A। -10 उधर जाके +10 हो गया। अब -1 और +10 तो कितना हो गया? 9 हो गया यकीनन।
कंफ्यूज तो नहीं है? प्लस ये -10 उधर जाके क्या हो गया? +10। तो फिर +10 और -1 तो +9, और फिर आपको यहाँ से a मिल गया। 9 पे डिवाइड कर दें बोथ साइड्स, a = 1। अब जब आप a निकाल चुके तो a की वैल्यू अगर 1 में पुट करें, 2 में पुट करें, तब भी मिल जाएगा। यहाँ ऊपर अगर पुट कर देंगे आप लिख सकते हैं कि नाउ क्या लिख सकते हैं? b = 5 - 2a। a कितना है? 1, तो यकीनन ये आपके पास आ गया 5 - 2। दिस इम्प्लाइज दैट b = 3। आपके पास b आ चुका, b भी आ गया, a भी आ गया। अब आप सिमिलरली थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आफ्टर सोल्यूशन इसी मेथड से आपने सॉल्व करना है। वी गेट c = 2 and d = -1। अगर आप ये क्वेश्चन डिटेल में देखना चाहते हैं, इसका सेकंड मेथड भी है। मैं वो सेकंड मेथड करता हूँ और वो उसके मैं आपको हिंट देता हूँ, और उसकी डिटेल जो है वो आप धीरेजा मैथमेटिक्स के लेटेस्ट एडिशन के पेज नंबर 137 पर आप मुलाहिजा कर सकते हैं। सेकंड मेथड हम इसका देखते हैं कि इसका अल्टरनेटिव मेथड क्या है। आखिर इसको कोई और तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता है। बिल्कुल सही, एक और मेथड भी है। हम दोनों मेथड देख लेते हैं, जो आपको सूटेबल लगे आप उस मेथड से कर सकते हैं। दूसरा मेथड ये है कि आपको मैट्रिक्स x दिया हुआ है और ये बाकी दो मैट्रिक्स हैं। हम इन दोनों के नाम हम फर्ज कर लेते हैं। लेट जो x के बाद वाला मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स हैं 5 2 -2 1, इसको हम नाम दे देते हैं मैट्रिक्स A का, और उसके बाद वाले मैट्रिक्स को हम नाम दे देते हैं, कोई भी नाम दे दें, B दे देते हैं। B का नाम दे दिया तो इसका मतलब है जो मैट्रिक्स इक्वेशन है, नाउ हमारे पास वी हैव क्या, आपने इसको x कहा और बाकी मैट्रिसेस के तो आप ये तो डेफिनेटली आपको पता है कि ये x है, ये a है और ये b है। नाउ वी हैव xa इज इक्वल टू b। हमारी यहाँ पे डिमांड हमें की गई है कि मैट्रिक्स x निकालिए, तो इसके साथ जो a है किसी तरह इसे हमने रिमूव करना है। अब a को ख़त्म करने के लिए हम एक काम करने वाले हैं। हम कहते हैं दिस इम्प्लाइज दैट, आप गौर से देखते जाइएगा नाजरीन, आपने सोना नहीं है। अब मैंने यहाँ पर थोड़ा सा गैप दे के यहाँ जगह कुछ रखी है। क्या करने वाला हूँ मैं, इसे पोस्ट मल्टीप्लाई करता हूँ मैं। पोस्ट मल्टीप्लाई का मतलब होता है कि बाद में मल्टीप्लाई करें। पोस्ट मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स। मैट्रिक्स ए इनवर्स से आपने यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर दिया। मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन का ख्याल रखिएगा। प्री मल्टीप्लिकेशन है, अगर इक्वेशन के एक साइड पे प्री मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पहले कर रहे हैं, तो राइट साइड पर भी पहले करेंगे। अगर लेफ्ट साइड पे बाद में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो राइट साइड पर भी बाद में मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में जनरली कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता। तो यहाँ हम आगे बढ़ेंगे और देखते हैं कि अब हमें क्या मिलने वाला है। यकीनन जब आप x के बाद यहाँ नज़र दौड़ाते हैं तो आपको ये मालूम है कि जब कोई मैट्रिक्स अपने इन्वर्स से मल्टीप्लाई होता है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है। सिंस ये एक रूल है कि जब कोई मैट्रिक्स अपने इन्वर्स से मल्टीप्लाई होता है तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जवाब आ जाती है। बिल्कुल इसी तरह से अब ये दोनों ने आपस में मल्टीप्लाई होके आइडेंटिटी को जन्म दिया। आइडेंटिटी पैदा हो चुका है नाजरीन, और यहाँ पर आपको मुबारक हो, और यहाँ पर बी ए इनवर्स आ गया। अब आइडेंटिटी वो चीज़ है जो कुर्बानी का बकरा बन जाती है। तो जनाब बकरी भी बन सकती है वैसे। तो आइडेंटिटी किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो या आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी भी मैट्रिक्स में ऐड हो, एडिशन के लिहाज से आइडेंटिटी आपको पता है कि वो जो 0 0 वाली बातें हैं, हाँ, और मल्टीप्लिकेशन के हवाले से भी आइडेंटिटी आपको पता है। हम पिछले लेक्चर्स में ये बातें कर चुके हैं, प्रीवियस लेक्चर्स को दोबारा गौर से देखिए। तो हमारे पास यहाँ पर आइडेंटिटी एब्जॉर्ब हो जाता है, ख़त्म हो जाता है किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होके। तो सिर्फ यहाँ पर x आ जाएगा और यहाँ पर आपको मिलेगा बी ए इनवर्स। अब ए इनवर्स
यानी आप x चाहिए तो अब आपने b को a इनवर्स से मल्टीप्लाई करना होगा। अब मैट्रिक्स a इनवर्स कैसे होगा? सबसे पहले मैट्रिक्स a का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। अगर वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आ जाए, यानी उसका आंसर अगर 0 आ जाए तो फिर वो सिंगुलर होता है, नॉन जीरो एलिमेंट आ जाए तो नॉन सिंगुलर होता है। तो अगर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है तो फिर उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो पहले आप इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे मैट्रिक्स ए का, फिर उसके बाद उसका एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट का तरीका भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो बाहर इस तरह से फिर आप इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे तो आपके पास मैट्रिक्स एक्स आ चुका होगा। आप अगर डिटेल देखना चाहते हैं तो पेज नंबर 138 पर ये सेकंड मेथड पूरा सॉल्व है। धीरेजा मैथमेटिक्स के पेज नंबर 138 पर आपको इसका पार्ट नंबर 2 पूरा कंप्लीट सॉल्व मिलेगा। ये क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है कि फाइंड द मैट्रिक्स इफ दिस इज इक्वल टू दिस एंड दैट इज इक्वल टू दैट। क्वेश्चन नंबर 13 के दोनों पार्ट्स को सॉल्व करने के दो मेथड हैं। प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 12 में हम ये बात डिस्कस कर चुके हैं। मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि अगर हम मैट्रिक्स ए कंसिडर करेंगे तो वो कैसा मैट्रिक्स होगा, उसका ऑर्डर क्या होगा। स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ा लम्हा फिक्रिया। तो घबराने की बात नहीं है, ये आपके लिए पॉइंट टू बी नोटेड। ये आपने नोट इट, इसको आपने नोट करना है कि मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पर। सबसे पहले जो मैट्रिक्स आपको गिवन है, जैसे कि ये मैट्रिक्स है और ये है, आप इनके ऑर्डर्स जरा ऑब्जर्व करें। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, यानी इसका साइज क्या है, इसकी कितनी रोज हैं, कितने कॉलम्स हैं। 3 रोज 2 कॉलम्स ऑर्डर होगा इसका 3/2। यहाँ पर आप साइड में रफ वर्क में ये इसका ऑर्डर लिख लिया करें। लिख लिया इसका ऑर्डर। अच्छा, अब आपके पास मैट्रिक्स ए है। मैट्रिक्स ए का ऑर्डर आपने लिखना है। हमें नहीं पता ये क्या है इसका ऑर्डर। हम क्या करते हैं, इसके लिए फिल इन द ब्लैंक्स वाला एक हम गेम खेलते हैं कि खाली जगह पूरी कीजिए। हमने ए मैट्रिक्स का ऑर्डर यहाँ पे खाली रख दिया और इज इक्वल टू, अब हम पहुंचे राइट साइड पर। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 3 रोज 2 कॉलम्स 3/2। यकीनन ये आपने ऑब्जर्व कर लिया, आपने और मैंने मिलकर ऑब्जर्व किया। अब चलते हैं कि जनाब इस मैट्रिक्स को ए से मल्टीप्लाई करना है। जब दो मैट्रिक्सेस आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड। पहले के कॉलमों की तादाद दूसरे की कतारों की तादाद के बराबर होनी चाहिए। तो फर्स्ट मैट्रिक्स जो है उसके कॉलम्स की तादाद कितनी है, 2। फिर मैट्रिक्स ए की रोज की तादाद होगी 2। लो जी, पहला मुअम्मा तो हल हो गया। अब उसके बाद हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं कि रिजल्टेंट जो हमारे पास राइट हैंड साइड पे जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या है, 3/2। यानी उसके कॉलम्स की तादाद 2 है। कॉलम्स की तादाद क्या है, 2। अब आपके इन दोनों के हो गए, तो यहाँ पर इसका अब आपके पास कॉलम्स कितने होने चाहिए, यकीनन इसके कॉलम्स की तादाद 2 होगी। क्यों? क्योंकि इन दोनों में होता ये है, ये एक आम सादा सा फार्मूला याद रख लीजिए, ये दोनों ये वैल्यूज ये दोनों सेम होनी चाहिए। तो जो रिजल्टेंट होता है वो दिस बाई दिस हो जाता है। बात समझ आ रही है कि ये आपस में जब सेम हो जाती हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड, देन रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू फर्स्ट बाई लास्ट। तो ये आपके पास क्योंकि ये आ रहा है, लिहाजा अल्टरनेटिवली हमारे जहन में ये आएगा कि कॉलम जो मैट्रिक्स ए है उसका ऑर्डर 2/2 होना चाहिए। लिहाजा इस केस में हम मैट्रिक्स ए जो कंसीडर करेंगे वो 2/2 वाला होगा। यानी ए मैट्रिक्स हमारे पास आएगा यकीनन A, B, C और D। ये हम लेट करेंगे, फर्ज करेंगे इस केस के लिए। अच्छा जी, अब हम आते हैं इस केस पर। आप मैट्रिक्स A की वैल्यू यहाँ रखेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। डिटेल के लिए धीरेजा मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर रिवाइज्ड एडिशन पेज नंबर 138 पर मुलाहिजा कीजिए। अब बारी आती है इस सेकेंड पार्ट की। तो सेकेंड पार्ट के लिए इंपॉर्टेंट रोल फिर वही मैट्रिक्स A का ऑर्डर। हम
वही तरीकाकार जो हम पहले अडॉप्ट कर चुके हैं यहाँ पर फिर करेंगे। हम इस मैट्रिक्स का पहले जो गिवन मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर ले लेते हैं, लिख लेते हैं। यकीनन इसका ऑर्डर है 2 बाई 2। मैट्रिक्स ए के बारे में अभी हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, लिहाजा उसका आंसर हम डब्बा डब्बा खेल के उसके आंसर को हम निकालेंगे। डब्बे पे डब्बा, डब्बे में खेल। हाँ जी, ये पता नहीं कौन सा है, ईसा खेल या मूसा खेल। तो अब हमारे पास राइट साइड पर देखते हैं इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2 बाई 3, यानी इसका ऑर्डर है 2 रोज एंड 3 कॉलम्स। अब बढ़ते हैं और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में याद करते हैं कि पहले मैट्रिक्स के कॉलम्स की तादाद दूसरे मैट्रिक्स की रोज की तादाद के बराबर होनी चाहिए। नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड, तो नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मस्ट बी 2। इसकी रोज 2 होनी चाहिए। मैट्रिक्स ए की रोज क्या होनी चाहिए, 2। उसके बाद अभी हम ये बात पहले कर चुके कि इन दोनों को जब आप मिला चुके, ये सेम कर चुके, अब हमारे पास जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ रहा है वो है 2 बाई 3। तो यकीनन ये 2 तो यहाँ है, बाई यहाँ पर क्या होना चाहिए, 3। तो इसका मतलब है मैट्रिक्स ए होगा ऑफ ऑर्डर 2 बाई 3। मैट्रिक्स ए क्या होगा, ऑफ ऑर्डर 2 बाई 3। तो ये आपस में रिजल्टेंट पे 2 बाई 3 देगा। इसका मतलब है इस केस में हम ए को सपोज करेंगे, मैट्रिक्स ए यहाँ पर सपोज किया जाएगा 2 रोज 3 कॉलम्स। तो ये ए बी सी डी ई एफ। धरेजा मैथमेटिक्स रिवाइज्ड एडिशन लेटेस्ट एडिशन पेज नंबर 139 पर मुलाहिजा कीजिए। आपको इसे 2 मुख्तलिफ मेथड्स में सॉल्व किया हुआ ये सवाल आपको मिलेगा। एक मेथड वो होगा जिसमें मैट्रिक्स ए की वैल्यू हमने ले ली, और एक मेथड वो है जिसे हम इन्वर्स मेथड कहते हैं। मैट्रिक्स आपके पास हमने यहाँ इनके नाम दे के बी ए सी और फिर इन्वर्स वाला मेथड अडॉप्ट करके, यानी यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास ये होगा बी ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स सी। यहाँ से बी इन्वर्स से हम प्री मल्टीप्लाई करेंगे। प्री मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास यहाँ पर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा और ये आपके पास बी इन्वर्स सी आ गया। आइडेंटिटी मैट्रिक्स खुद एब्जॉर्ब हो जाएगा, कुर्बान हो जाएगा, और फिर बी इन्वर्स सी। इस सूरत में हमारे पास बी इन्वर्स आप निकालेंगे, मैट्रिक्स ये बी होगा, आप इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, इसका एडजॉइंट निकालेंगे, और उसके बाद इन्वर्स फाइंड आउट करके सी से मल्टीप्लाई करके ए आप फाइंड आउट कर सकते हैं। फाइनली इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 14 पर हम पहुंच गए और कहा गया है कि 2 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करके आप प्रूव कीजिए ये RI3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 के बराबर है। AJK आज़ाद जम्मू कश्मीर बोर्ड 2014 में ये सवाल लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर 5 नंबर का ये आ चुका है। तो लेफ्ट हैंड साइड को आप ले लेंगे और इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे कुछ इस तरह से। लेफ्ट हैंड साइड हम ले चुके हैं। इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम आपने, मैं आपको आसानी के लिए ये इंडिकेट करता जा रहा हूँ, r cos फाई से मल्टीप्लाई होगा r cos स्क्वायर फाई। फिर 0 जब 0 से मल्टीप्लाई होगा 0, माइनस और माइनस वाला मल्टीप्लाई होके प्लस r साइन फाई और साइन फाई साइन स्क्वायर फाई। यकीनन आप फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को आप मल्टीप्लाई कर चुके। अब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम की बारी है, थोड़ा सा गैप देंगे और आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो गया, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो एक बार फिर 0 आ गया, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया तो फिर 0 हो गया। अब फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम की बारी आ गई, तो r cos फाई इससे मल्टीप्लाई होगा r cos फाई साइन फाई। फिर 0 से मल्टीप्लाई हो गया 0 आ गया, फिर साइन फाई से मल्टीप्लाई होगा माइनस r cos फाई साइन फाई।
यकीनन हम ये फर्स्ट रो और को तमाम वैल्यूज से मल्टीप्लाई कर चुके। अब बारी आ गई सेकेंड रो की। 0 इंटू दिस 0, r इंटू 0, एक बार फिर 0, 0 इंटू दिस फिर 0, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 0, r इंटू 1, r 0 इंटू 0 0। अब सेकेंड रो थर्ड कॉलम 0 आ गया, एक बार फिर 0 और एक बार फिर 0। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम की बारी आ गई। अब आपने मल्टीप्लाई करना है r sin phi cos phi। उसके बाद 0 से 0 मल्टीप्लाई होके दोनों ने कोई फायदा ना दिया। फिर इससे मल्टीप्लाई होगा r sin phi cos phi। उसके बाद सेकेंड रो सेकेंड कॉलम की बारी आ गई, ये 0 हो गया, 0 से मल्टीप्लाई होकर एक बार फिर 0 और फिर 0। 0 ने तो लाइनें लगा दी हैं। उसके बाद ये r sin phi से मल्टीप्लाई हो गया r sin स्क्वायर phi। उसके बाद फिर 0 की बारी आ गई, 0 ने 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया, r sin cos phi और cos phi cos स्क्वायर phi। समझे मेरे भाई? यहाँ पर हम इसकी मजीद सिंप्लीफिकेशन करेंगे और रिजल्ट के लिए चलते हैं अगले पेज पर। हम अगले पेज पर पहुँच चुके हैं और यहाँ से अब वो जो सिंप्लीफिकेशन का मरहला है वो अब अपने इख्तिताम को पहुँचने वाला है। यहाँ इन दोनों में से r अगर आप कॉमन लेंगे तो अंदर ब्रैकेट में बचेगा cos स्क्वायर phi प्लस sin स्क्वायर phi। बाकी यहाँ पर 0, ये भी 0 एज इट आ गया। सेकेंड रो में 0 r 0, ये भी एज इट आ गया। थर्ड रो में जब हम पहुँचे तो यहाँ से r एक बार फिर आपने कॉमन लिया इस तरह से। यहाँ पर आ गया sin स्क्वायर phi प्लस cos स्क्वायर phi। ब्रैकेट क्लोज कर दी, ये मैट्रिक्स भी क्लोज हो गया। यहाँ पर आपको पता है ये ट्रिग्नोमेट्रिक एक फार्मूला है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये 1 होगा, ये भी 1 होगा। तो बाकी क्या बचने वाला है? बाकी जो हमारे पास मैट्रिक्स अब आ रहा है वो ये है, और ये 1 हो गया, 0 0 0 r 0 0 0 और r, ये वाला यहाँ 1 हो चुका है। r ओवरऑल कॉमन लेंगे, जब ओवरऑल आप r कॉमन लेंगे तो ये r कॉमन आ चुका। बाकी क्या बचने वाला है? 1 0 0 0 1 0। यकीनन आपके माइंड में कोई बात आ रही है, वही बात मेरे माइंड में भी आ रही है कि ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो फिर ये बन गया RI3, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, और ये राइट हैंड साइड आपके पास आ चुकी। दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। पुरानी बात याद है? हाँ, रियाज हुसैन शाह। ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।